अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख, लाहौर से इंतहाई गलीज़ तरीन वाक़या जो आज के व्लॉग में मुझे मजबूरन बताना पड़ रहा है कि लोगों को पता चले कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हो क्या रहा है। 13 नवंबर को दिन के 4 बजे के करीब एक आदमी लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में, सर पर उसने टोपी पहनी हुई है रेड कलर की, लाल रंग की, और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। वो क्या करता है, वो एक व्हील चेयर को चला रहा है और व्हील चेयर के ऊपर है एक यंग सी लड़की, लगभग 23 साल उसकी उम्र है और नींद बेहोशी की हालत में है। नजर आ रहा है देख करके बहुत तकलीफ में है। व्हील चेयर को लेकर आता है हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक की लॉबी में, वहां पर व्हील चेयर को छोड़ता है और फरार हो जाता है। वो तकलीफ से चीखें मारने लगी। खाली व्हील चेयर थी, यानी आसपास कोई अटेंडेंट नहीं था, सिर्फ मरीजा थी। तो वार्ड बॉयज ने जब चीखें देखी, सुनी, तो फौरन से इसके पास आए और व्हील चेयर को लेकर डॉक्टर्स के काउंटर के पास चले गए। जाके डॉक्टर्स को कहा कि मरीज चीखें मार रही है, देखें इसको। डॉक्टर ने फौरन से पूछा क्या नाम है, पर्ची कहाँ है, कौन है इसके साथ। तो आगे से वार्ड बॉयज ने बताया कि सर ये अकेली व्हील चेयर के ऊपर थी और चीखें मारी जा रही है, इसके आसपास कोई नहीं पाया गया। शायद कहीं आगे पीछे हो या पता नहीं, इसको तो होश ही नहीं है, ये बता नहीं पा रही। डॉक्टर्स कहते हैं अच्छा। फिर उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो इसको चेक करने लगते हैं। तो मुआयना करते हुए, जाहिर है नब्ज चेक करने के लिए जब कलाई पकड़ी तो मुट्ठी बड़ी जोर से बंद थी। मुट्ठी को खोला तो इसके अंदर थी एक पर्ची। पर्ची को ऐसे बेदहानी में पकड़ा और साइड पे रख दिया और अपना चेकअप शुरू कर दिया। जब पर्ची को साइड पे रखा और चेकअप शुरू कर दिया तो चेकअप के बाद डॉक्टर्स को ये आइडिया हुआ कि इसका तो अभी अभी अबॉर्शन हुआ है और ये इसी तकलीफ की वजह से चीखें मार रही थी। सबसे पहले इसको खून की बोतल लगाई जाती है और फिर 4 बजे ये आई थी हॉस्पिटल में और अब बज गए थे रात के 8, यानी कि 4 घंटे गुजर गए। इन 4 घंटों के दौरान कोई एक भी अटेंडेंट नहीं आया, कोई फैमिली मेंबर, बहन भाई, रिश्तेदार, कोई भी नहीं आया। अब जाहिर है एक प्रॉपर और अच्छे इलाज के लिए पेशेंट की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होती है। पता करना होता है कि ये ऑपरेशन कैसे हुआ, गिरी थी, क्या खाया, क्या नहीं खाया, मसला क्या बना। अब उसके लिए चाहिए अटेंडेंट, कोई रिश्तेदार, तो रिश्तेदार कोई है नहीं तो कौन बताए। लड़की अभी तक स्टेबल नहीं है। तो फिर डॉक्टर के ज़हन में अचानक से आता है कि जब ये आई थी मेरे पास तो मुट्ठी में से एक पर्ची निकली थी। तो फिर डॉक्टर वापस अपनी चेयर पे जाके इसके बेड से, स्ट्रेचर से पर्ची उठाती हैं, पढ़ती हैं तो उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर के ऊपर जब डॉक्टर फोन करती हैं तो बाकायदा तौर पर फोन रिसीव होता है। डॉक्टर बताती हैं जनरल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, ये यंग लड़की है, मुट्ठी से इसकी एक पर्ची निकली है और उस पर आपका नंबर लिखा हुआ था, आपकी क्या रिश्तेदार है, कौन है। तो आगे से जवाब ही आता है कॉलर की जानिब से, जी 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 मेरी बहन है। एड्रेस पूछते हैं कि कहाँ पर है, इमरजेंसी ब्लॉक में, कौन से बेड नंबर पर है। डॉक्टर बताती है तो फिर कहता है कि मैं बस अभी पहुंचा। कुछ ही देर में बाप, बहनें, भाई, ये सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि इसका तो अबॉर्शन हुआ है और यहाँ पर ये अकेली पाई गई थी। ये मेरे वार्ड बॉयज ले आए हैं इसको मेरे पास, तो मैंने इलाज शुरू कर दिया। ये क्या मामला क्या है, इसके साथ कोई क्यों नहीं था। ये सब सुनते सुनते घर वाले हैरान, हक्के बक्के, परेशान के ये क्या मामला भाई, ये तो अनमैरिड है और अबॉर्शन और शादी और बच्चे, ये क्या हो गया, ये कब और किसने कर दिया, घर से ये कब निकली थी, यहाँ कैसे पहुंची, कितना टाइम लग गया, किसी को कोई खबर नहीं घर वालों में से। जनरल अस्पताल की जो चौकी है पुलिस की, वहां ये रिपोर्ट पहुंच गई। मुलाजिम आए, रिपोर्ट को लिखा और थाने को रेफर भी किया गया। अब जनाब मेरे पास जो अच्छी खबर है वो ये है कि अस्पताल में छोड़कर जाने वाले आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है और तफ्तीश भी मुकम्मल कर ली है, जो मैं आपसे शेयर करूंगी। अब जानना यह है कि ये कौन था, इसने हॉस्पिटल में क्यों छोड़ा, ये रिश्ते में क्या लगता था, क्या ये सब गुनाह करने वाला वही शख्स है जो हॉस्पिटल में छोड़कर गया, या फिर इसके साथ कोई और भी मुलव्विस है। अब घर वालों को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि लड़की घर से किस टाइम निकली और इतने घंटे बाहर क्यों रही। घर वालों को ये भी नहीं पता था कि लड़की घर से कब निकली। डिटेल्स मेरे पास ये है कि लाहौर का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कोट लखपत के इलाके में। घर के सरबराह का नाम है मोहम्मद रफीक साहब और रफीक साहब के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे का नाम है मोहम्मद शहजाद और शहजाद जो है वो शादीशुदा भी है और साहिब औलाद भी है। अब मैं बात करूंगी बेटी की। तो हमारा चूंकि केस सारे का सारा इस बेटी पर है,
تو میں اس کا صحیح نام لڑکی کا آپ کو نہیں بتاؤں گی ہمیشہ کی طرح، اور نہ ہی آپ کو شناخت کرواؤں گی۔ البتہ آپ کو کیس میں نے سمجھانا ہے تو پھر میں آپ کو اس کا فرضی نام بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی سمجھ آئے۔ تو فرضی نام ہم اس کا رکھتے ہیں صدف۔ صدف کی عمر 23 سال ہے اور صدف ایک ذہنی معذور لڑکی ہے۔ میں صدف کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں کہ صدف بچپن سے اسی طرح سے ہے، ذہنی طور پر یہ سٹیبل نہیں ہے۔ ویسے تو نارمل روٹین میں اگر کوئی اس کو باہر سے دیکھے، کوئی اجنبی دیکھے تو کہے گا بالکل نارمل ہے، اچھی خاصی چلتی پھرتی، کھاتی پیتی، بات چیت کرتی ہے اور بڑی ذہین باتیں بھی کرتی ہے۔ اور سم ٹائم اچانک سے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے تو پھر ہاتھ میں جو چیز آتی ہے یہ اٹھا کے مار دیتی ہے، چیخیں مارتی ہے، گھر والوں کے کنٹرول میں نہیں آتی اور بہت ہی ایگریسو بیہیویئر اس کا ہو جاتا ہے۔ والدین نے بچپن میں تو اسکول ڈالا اور بڑی مشکل سے اسکول پڑھایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسکول جاتی تھی، پڑھتی تھی، ٹھیک تھی، لیکن جب اس کو وہاں پر دورہ پڑتا تو یہ ٹیچرز کو دھکے دیتی، کپڑے پھاڑتی، بکس پھاڑتی اور چیخیں مارتی، جو چیز ہاتھ میں آتی پھینک دیتی۔ اس طرح سے اسکول والے آ جاتے تھے تنگ، اور اسکول والوں نے اکثر اوقات گھر کمپلین کی تھی کہ آپ اس کو اسپیشل ایجوکیشن سسٹم میں ڈالیں، یہ وہاں کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ وہاں کی بچی ہے، یہ عام اسکول میں پڑھنے والی بچی نہیں ہے۔ تو پیرنٹس اسپیشل ایجوکیشن سسٹم کو ایک تو خاص کر جانتے بھی نہیں تھے، اور بھاری فیسوں کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم نے یہیں ڈال دیا۔ مر کے 5 کلاس تک سٹڈیز کنٹینیو رہی اور پھر اس کے بعد گھر بٹھا دیا۔ اب گھر پر والدین اس کو اسپیشل چلڈرن کی طرح نہیں ڈیل کرتے تھے، بالکل عام جیسے لوگ گھر میں رہتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی رہتی تھی، گھر سے باہر بھی جاتی تھی اور کئی کئی گھنٹے چکر لگا کے بھی آ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمرے میں بند کرنا یا باندھ کے رکھنا یا پابندی ایسا بالکل نہیں تھا، کیونکہ ایسے جو مریض ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ زور زبردستی کیا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے تو ان کا جو بیہیویئر ہے وہ مزید ایگریسو ہو جاتا ہے اور پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتے، ان کا غصہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور پھر طبیعت جو بگڑتی ہے وہ سنبھالی نہیں جاتی۔ اس لیے بالکل ایزی رکھا ہوا تھا۔ ایون دین محلے میں خود باہر پھر بھی آتی تھی، چکر شکر مار گئے، پھر کے 2-3 گھنٹے بعد واپس بھی آتی تھی۔ ایک منور نام کا آدمی 40 سال عمر ہے، وہ اس محلے میں بے شمار مرتبہ دیکھا گیا، چکر شکر لگا کے جاتا ہوتا تھا۔ تو صدف جو ہے وہ جب باہر پھر رہی ہوتی تھی تو ایک دن منور کی نظر پڑ گئی صدف پر، اور پھر منور نے اس دن یہ کہا کہ اب میرا یہ شکار ہے۔ سمجھ آ رہی تھی اس کو بھی، ظاہر ہے کافی عرصے سے وہ اس محلے میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ کیا کرتا ہے، لاپرواہی گھر والوں کی، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جب گھر سے جاتی تھی تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کوئی بات ہی نہیں ہے، لڑکی گھر نہیں آئی تو نہ صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سسٹم تھا ان کے گھر کا۔ اب صدف گھر سے باہر ہے، منور گیم کیسے ڈالتا تھا، بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے۔ منور کیا کرتا تھا، دیکھتا تھا صدف ہے، اس کو پیسے پکڑا دیے، پیار سے گپ شپ کر لی، دکان پہ لے گئے، بوتل شوتل برگر شرگر لے دیا، اپنے ساتھ اس نے خوب مانوس کیا صدف کو۔ اور پھر صدف کو چونکہ بائک پسند تھی تو اس کو بائک کے اوپر لمبے لمبے چکر بھی دلاتا رہتا تھا تاکہ لڑکی اچھے سے میرے ساتھ مانوس ہو جائے۔ منور نے جب یہ بات اپنے اندر محسوس کی کہ بس اب ٹھیک ہے، صدف کے اوپر میرا پوری گرپ آ گئی ہے، اب یہ میرے ساتھ مانوس ہے، ایک دن صدف کو لے گیا ایک بیٹھک میں جو کہ اس محلے میں نہیں، اس محلے سے کافی دور تھی، وہاں پر لے جا کر اندر کا اصل درندہ اس کا باہر آیا۔ اس نے صدف کے ساتھ کی اور پھر اس کے بعد صدف کو یہ پٹی بھی پڑھائی کہ ہم دونوں، تمہیں پتہ ہے نا دوست ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کسی کو نہیں بتانا اس بات کا، بس میرے ساتھ تم نے یہ بات کیا کرنی اور کسی کو نہیں بتانی۔ صدف کے جانے جن اور بھوت، صدف نے کہا ٹھیک ہے، صدف تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے مینٹلی طور پر ڈسیبل تھی۔ اب یہ سلسلہ 2 ماہ تک جاری رہا، کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی، اور گاہے بگاہے اپنی خواہش کے مطابق یہاں سے صدف کو لیتا گلی سے اور چلا جاتا اسی بیٹھک پہ، خوب اس کا دھندا جاری ہے۔ لاسٹ ٹائم جب صدف کو منور لے کر گیا تو منور تھا ایک کھلاڑی وارداتیا۔ منور نے کہا یہ تو مجھے پریگننٹ لگ رہی ہے، شک سا پڑا، اس نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اسے لیا اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو کلینک پر لے جا کر چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا 1 ماہ کی حاملہ ہے، 1 ماہ کی پریگننسی ہے لڑکی کو۔ اب میں آگے آپ کو ڈیٹ وائز چیزیں سمجھانے لگی ہوں، سنیے۔ 13 نومبر کو منور صدف کو لے کر گیا تھا دوپہر کو 2 بجے کلینک پر، وہاں سے صدف کا ابورشن کروایا اور پھر وہیں پر یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ابورشن بگڑ گیا، خراب ہو گیا، حالت صدف کی بگڑنے لگی، خراب ہونے لگی، سیریس ہونے لگی۔ اب کلینک والوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں سے اس کو فوراً کسی بڑے ہسپتال میں لے جائیں، وہاں پہ ساری سہولیات ہوتی ہیں، ہمارا کلینک چھوٹا سا ہے،
यहाँ पर सहूलत नहीं है और इसके लिए इस टाइम सहूलियत बहुत जरूरी है। जल्दी करें, देर ना करें, लड़की की जान को खतरा है। अब वहां से मुनव्वर इसको ले गया जनरल अस्पताल। अब जनरल अस्पताल में जब लेकर जा रहा था तो रास्ते में इसने सदफ से पूछा कि तुम्हारे भाई का नंबर क्या है। कागज लिया, भाई का नंबर पूछा, उस पर लिखा, पर्ची को तय किया, हाथ में पकड़ाया सदफ की और उसे कहा जोर से मुट्ठी बंद कर लो, खोलनी नहीं है। उसने बंद कर ली अल्लाह की बंदी ने, और ये इसको जनरल अस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक की लॉबी में व्हील चेयर पर छोड़कर फरार हो गया था, जो मैंने आपको आगाज में बताया। फिर वार्ड बॉयज और डॉक्टर्स और घर कॉल की गई तो पता चला, और फिर घर वाले आए। अब घर वाले आ गए थे, रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी, चौकी की पुलिस आ चुकी थी, ये सब कुछ मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता चुकी। भाई फैमिली प्रेगनेंसी अबॉर्शन सब सुनकर हैरान तो थी, लेकिन इस बात का उनको बखूबी आइडिया नहीं था कि यहाँ तक बात आ गई। जो भाई है मोहम्मद शहजाद, वो कोट लखपत थाने आता है और एक नामालूम पर्चा दर्ज करवाता है नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ का, और मुद्दई बनता है खुद। पुलिस ने बहुत अच्छे से इस केस को देखा, फौरन इस पर काम शुरू किया और जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक में जो कैमरास लगे हुए हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज को हासिल करके इस शख्स को शनाख्त करने के बाद ट्रेस किया और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने की तफ्तीश। अब तफ्तीश में पता ये चला है कि मुनव्वर 40 साल का है और मुनव्वर के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों का ये बाप देखें कर क्या रहे। और मुनव्वर जो है वो एक आदी मुल्जिम है ज्यादती के केसेस का। पहले भी कई मर्तबा इसने लड़कियों के साथ ज्यादती की है। जब गुनाह कर करके, गलत काम कर करके इसका दिल भर जाता है तो फिर लड़की छोड़ देता है। इसी काम को प्रॉपर तरीके से निपटाने के लिए किराए पर इसने एक बैठक भी ले रखी है, जहां पर ये शिकार लेकर जाता है, यानी लड़कियां लेकर जाता है। और ज्यादातर ये उन लड़कियों का शिकार करता है जो एबनॉर्मल होती हैं, जो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं, दिखने में जिनकी समझ आ जाती है कि बहुत गरीब घराने से ताल्लुक है, और फिर किसी किसी को तो थोड़े बहुत पैसे पकड़ा देता है। और जिस तरह से इसने सदफ को ट्रैप किया, चीज ले दी, बोतल ले दी, और ये मामलात, इसका तरीका वारदात यही है। पुलिस ने मजीद ये कहा है कि ये केस तो ऑलमोस्ट हो गया, मुल्जिम पकड़ लिया, लेकिन अब हम इस केस में मजीद बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तफ्तीश हम करेंगे कि ये कितनी लड़कियों को अब तक निशाना बना चुका है। इसके साथ साथ जो इसने बैठक ली है वो इसी मकसद के लिए ली है, कब ली है, कितना अरसा हो गया उस बैठक को लिए हुए। इसके साथ साथ वो क्लिनिक जहाँ ये लेकर गया था वो कौन सा क्लिनिक था, कहाँ था, और उसमें डॉक्टर कौन था जिसने ये मामला सारा किया। और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो जानना जरूरी है, ये कहना है पुलिस का। इस पर हम अभी काम करेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि सदफ को 5 खून की बोतलें लगी हैं और सदफ अब तक हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब हमारी तसल्ली होगी तो फिर हम इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे, अभी इसे यहाँ एडमिट रहना है। यहाँ तक है हमारा आज का सारा केस। वालिदैन बहुत खूबसूरत होते हैं, ये रिश्ता बहुत प्यारा है, बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा है। हर रिश्ता खूबसूरत है अगर उसको उसके तकद्दुस के अंदाज में, मौदबाना अंदाज में, प्यार मोहब्बत से डील किया जाए। तो अब मैं माजरत चाहती हूँ उन तमाम वालिदैन से जिनके मुतल्लिक मैं बात करने लगी हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो ये, आपकी बेटी एबनॉर्मल है, आपको पता है। आपकी बेटी को दौरे पड़ते हैं, उसको नहीं समझ आती, आपको ये भी पता है। आपको ये भी पता है कि आपकी बच्ची को कहीं भी दौरा पड़ जाता है, बता के नहीं पड़ता। आपको ये भी पता है कि आपकी बच्ची घर पर 3-3, 4-4 घंटे नहीं होती, बाहर फिरती है। आपको ये क्यों नहीं पता कि बेटी है, आखिर बेटी की जात है, अल्लाह ताला ने उसके खदुखाल औरत के बनाए, लड़की के बनाए, फीमेल वाले। उसके साथ कोई कुछ कर ना दे, कोई उठा के ना ले जाए, कोई अगवा ना कर ले, कोई गलत हरकत ना कर ले, आपको कोई टेंशन नहीं है अपनी बच्ची की। आपने उसको उसके हाल पे छोड़ा हुआ है, गलियों में, सड़कों पे। बड़े अफसोस की बात है। ये लापरवाही अगर ना होती तो आप यकीन करेंगे केस ही ना होता। मैं मानती हूँ इस बात को, कैसे बच्चे को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत मुश्किल है। इंसान, बहुत से ऐसे घरानों को मैं यहाँ भी जानती हूँ कि जिन्होंने ये जिम्मेदारी तो उठाई लेकिन निभा ना पाए, कुछ अरसे के बाद थक गए। हाय, कैसे करें मैनेज। अब यहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए जो ज़हनी माजूर हैं, फिजिकली तौर पे इशू है, उनके लिए इदारे बने हैं, स्कूल हैं, सेंटर्स हैं। उसके साथ साथ हुनर के इदारे बने हैं जहाँ पे हुनर सिखाया जाता है और बाकायदा उनको ट्रीट किया जाता है, उनके पाँव पे खड़ा किया जाता है। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लोगों को दुख नहीं हुआ, हुआ होगा दुख, लेकिन गलती आप लोगों की है, ये लापरवाही है आप लोगों की। आप लोगों के घर ऐसा बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, अब हो गया, अब उसको संभालना है ना। आप उसको मार सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, तो संभालें उसको। इस तरह तो ना आप भेड़ियों के दरमियान में छोड़ें उसको 4-4 घंटे। तो ले दे के जिम्मेदारी घर वालों की है जो उन्होंने नहीं पूरी की।
پوری کی ہوتی تو ایسے نہ کرتے۔ امتحان تھا، فیل ہوئے، اب جواب اور رزلٹ آپ کے سامنے۔